हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडर्स अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम पुनः आपको साइंस के मॉडल प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से आपको यहां पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है यहाँ कलेक्शन करके लाया हूँ, जिसमें से जो भी आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इसमें चैप्टर वाइज प्रश्नों को मैं अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। जिसमें से आज का जो टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से मैं यहाँ पे प्रश्नों को लाया हूँ। आज बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 20 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम जो दिए गए थे वो 2 नियम थे, उनके बारे में। उसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है दर्पण में होता है, उस दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सारे दर्पणों का क्या गुण है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का क्या स्थिति होती है, इन सभी चीज़ों से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों बनेगा उसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे सभी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयुक्त होगा। आप अगर बढ़िया से कर लेते हैं यहाँ पे तो सारे प्रश्न आपको हम 20-20 प्रश्नों का जो है सीरीज जो है 20-21 क्वेश्चन का जो है करवाएंगे, जिसमें से आपको सारे 1 से 2 वीडियो में एक चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों, आज जो है आपको स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले समझिए प्रकाश के परावर्तन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो बच्चों आप लोग F और R के बीच में संबंध स्थापित किए होंगे, तो आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है F जो है R की क्या है। तो बताइए F जो है R का आधा होता है कि नहीं, बट्टा में 2 का मतलब हुआ आधा। जब भी आपको फोकस दूरी के बारे में पूछा जाएगा तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या मतलब R से डिनोट करते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो F R इन सारे चीज़ों के बारे में आप जान पाइएगा, है ना। तो जब भी आपको पूछा जाए बच्चों F के बारे में, F जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या की ये आधी होती है। लेकिन यही प्रश्न अगर ऐसा पूछ दे कि बच्चों F बराबर मान लीजिए R/2 में पूछ दे कि बताइए R जो होती है F की क्या होती है, तो समझिए R बराबर हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2F के बराबर हो जाता है, मतलब फोकस दूरी की दुगुनी हो जाती है। जब भी पूछेगा वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होती है, तो बोलेंगे बच्चों 2 गुनी हो जाती है। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछेगा तो 2 गुनी मारिएगा, और जब आपको फोकस दूरी के बारे में पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या की आधी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो समझिए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे समझिए बोल रहा है आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। तो ये बच्चों होता है अवतल दर्पण में। जब हम किसी अवतल दर्पण में, गौर से समझिएगा, जब हम किसी अवतल दर्पण में क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे हम खींच दिए तो ये होता है P ध्रुव होता है। उसके बाद बच्चों सेम दूरी पर एक होती है F होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F होता है, और एक होता है C। F को बोलते हैं फोकस और C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हमारा M और M' जो है बच्चों यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिए हैं। तो जब बच्चों हम इस यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब P और F को, ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम कोई प्रतिबिंब को रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, फोकस और इसके बीच में अगर कोई प्रतिबिंब को हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसको समझिए कि ये जो है जब हम इसका जो प्रतिबिंब बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पे ये दर्पण के पीछे में बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, है ना, और वस्तु के सीध में ही बनेगा। वस्तु के सीध में बनेगा मतलब सीधा जैसे हुआ तो ये आपको क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, तो ये समझ गए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण में बनेगा। आवर्धित प्रतिबिंब बनाना होगा और काल्पनिक बनाना होगा तो ये अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ लीजिए कि समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण के बारे में जो दिया गया है, इसमें हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात जब कीजिएगा बच्चों, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज दोनों इसमें बनता है। ठीक है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें और करते हैं आगे प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे अभ्यास करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से अगर 60 डिग्री पर यह टकराती है, समतल दर्पण से 60 डिग्री पर टकराती है, तो यह जो है परावर्तन कितने डिग्री पर ये होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 डिग्री पर ही। जब कोई समतल दर्पण में अगर प्रकाश जितना डिग्री से टकराएगी उतना ही डिग्री से वापस भी होती है। लेकिन वही समतल दर्पण में अगर बोले कि दो समतल दर्पण, बच्चों थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए डिटेल के लिए, दो समतल दर्पण अगर 90 डिग्री पर हो, दो समतल दर्पण कितना डिग्री पे हो, 90 डिग्री पर, तो बच्चों इसमें क्या होगा, जब 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण हो और इसमें अगर प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे टकराती है 60 डिग्री पर, तो जब ये वापस होगी बच्चों, तो ये मतलब अगर तो 120 डिग्री के साथ ये वापस होगी। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का एक प्रतिबिंब दर्पण के जितना भी निकट ले जाएंगे तो प्रतिबिंब सीधा बने और दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो ये हमेशा अवतल दर्पण में होता है बच्चों। क्योंकि अवतल दर्पण में आपको जितना नज़दीक रखिएगा उतना आपको बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और जितना दूर जाते जाइएगा उतना आपको इसका प्रतिबिंब छोटा बनते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब अवतल दर्पण को आप पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता होगा ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछा था प्रश्न कह रहा था बच्चों कि अगर हम नज़दीक ले जा रहे हैं तो सीधा प्रतिबिंब और जैसे जैसे दर्पण से हम दूर जा रहे हैं तो उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो इसका आंसर होगा आपको अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पे लेंस गलत दिया है हम लोग को, यहाँ पर दर्पण होगा और याद रखिएगा किसी भी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो होता है आपको उत्तल दर्पण। क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि साइड में जो उत्तल दर्पण का काम है कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देना। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब को बहुत छोटा कर देता है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी ट्रक या बस या कोई भी वाहन में साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो आपको पीछे वाले गाड़ी को देखने के लिए लगा रहता है, और पीछे वाले गाड़ी अगर बड़ा दिखेगा तो फिर उसको मतलब गाड़ी चलाने में समस्या होगी, एक्सीडेंट होने का संभावना होगा। इसीलिए उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उसके जो उत्तल दर्पण का जो गुण होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु जो होता है उसके प्रतिबिंब को छोटा करके बनाता है। इसीलिए गाड़ी जो भी होता है उसके साइड मिरर के रूप में बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो समझिए सोलर कुकर जो होता है सूर्य से जो हीट लेकर जो बनता है वो आपको बच्चों उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण की दूरियां सदा किस सापेक्ष में मापते हैं, तो आपको पता होगा कि कोई भी दर्पण में जो
दूरी मापा जाता है बच्चों वो ध्रुव से, यहाँ पे ध्रुव होता है यहाँ पे, तो ध्रुव से सारी दूरी मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव, है ना। 7 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 देखते हैं क्या है, तो समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो क्या कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है, तो उसका आवर्धन बताइए। तो बच्चों ये समझ लीजिए, जब भी अवतल दर्पण के फोकस पर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आवर्धन क्या हो जाएगा? शून्य। याद रखिएगा। सर्च लाइट में जो बच्चों, सर्च लाइट में कह रहा है कि इसका परावर्तक सतह में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको समझिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों, समतल और उत्तल जो दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल में क्या होता है? वस्तु के समान बनता है। उत्तल में क्या होता है? वस्तु के छोटा बनता है, ठीक है। ये आपको माइंड में याद रखना है। वस्तु जो होती है उसके समान बनता है। समतल दर्पण जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, है ना, वो उसमें वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति वही बताना है आपको, क्या होता है? आभासी, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में और वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 नियम ही होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझिए। अभी ही आपको हम बताए थे कि F बराबर जो संबंध पूछ रहा है इसमें, तो R/2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, प्रकाश का जब परावर्तन का नियम बताए थे तो उसी में आपको बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I कोण R का क्या होगा? बराबर होगा। कोण I कोण R के बराबर होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में पूछा है, तो आप जानते हैं बच्चों, इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आप इसका जो यूनिट है उसको देख कर यहाँ पे आंसर मारिएगा। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो वो आपको गौर करना है। तो हमें आंसर मारना है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, जब गोलीय दर्पण का जो होता है, गोलीय दर्पण से जो दर्पण बनाते हैं हम लोग, तो इसका जो वृत्ताकार सीमा जो बनता है वो हमें कहलाता है बच्चों, और उसका व्यास पूछ रहा है, तो वो हमें क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। फोकस को F से करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल F से करते हैं, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को R से और वक्रता केंद्र को C से करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दंत विशेषज्ञ जो दांत का जो इलाज करते हैं, वो दांतों को बड़ा देखने के लिए, जब भी बड़ा देखना होगा बच्चों, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि समतल दर्पण में समान आकार का बनता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल का काम क्या है? छोटा बनाना, प्रतिबिंब को क्या बनाना? छोटा बनाना। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब
आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए, m का मान बच्चों माइनस में होना चाहिए, ये समझिए m का मान निगेटिव बोल रहा है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति, जब याद रखिएगा जब m अगर निगेटिव हो जाए, इसको माइंड में बैठा लीजिए, m निगेटिव हो जाए तो वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब प्रतिबिंब सीधा हो तो m पॉजिटिव हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। चलिए m मतलब आवर्धन, m मतलब आवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है। तो चलिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम आपको तुरंत बताएं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, r/2 बताए हैं बच्चों, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर क्या मारिएगा, +16 सेंटीमीटर मारिएगा। क्यों, क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है। याद रखिएगा अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, इन चीज़ों को याद रखिएगा। जब आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम को पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, देखिए क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब मतलब वस्तु की दूरी ली जाती है। बच्चों ये याद रखिएगा, किसी भी दर्पण में अगर आप दूरी लेते हैं तो वो हमेशा माइनस में ली जाती है। अब कहिएगा ये क्या होता है भाई, तो आप इसके लिए नियम समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक अवतल दर्पण यहाँ पे हम ले लिए, तो आप यहाँ पे समझिए यह अवतल दर्पण है, तो दर्पण के बाईं ओर की जितनी भी दूरी लीजिएगा, तो वस्तु तो आप यहीं पे ना कहीं रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, कहीं रखिएगा, यहाँ रखिएगा, तो आपको इधर दर्पण से बाईं तरफ जितनी भी दूरी लिख लीजिएगा आप बाईं तरफ, तो वो क्या होता है, माइनस में होता है, और दर्पण के दाईं तरफ प्लस में होता है। तो बच्चों तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के बाईं तरफ ही फोकस भी होता है, वक्रता केंद्र भी होता है, तो इधर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब इसका माइनस में होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो कोई भी दूरी वस्तु की दूरी लेंगे, ये वस्तु दूरी यहीं पर रखेंगे ना, कहीं भी यहीं इधर ही रखेंगे, बाईं तरफ ही रखेंगे, तो इसका माइनस में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 20वां क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि बिंब की दूरी आप किस में लीजिएगा, माइनस में, निगेटिव में। तो आशा करते हैं कि आज के 20 प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को हम पुनः लेकर आपको हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।